Hello students, how are you all? So today we are going to start the chapter number 15, 1515 of class 9 science, that is improvement in the food resources. So what do we mean by improvement in food resources? Food resources में हमें improvement क्यों करना है? We live in a country India where the population is more than 1.25 billion. 1.25 billion, that is 125 crores and still counting. More than 125 crores हमारे पास population है in India. So as compared to the population हमारा country मतलब area wise छोटा है कि इतनी बड़ी population के लिए हमें बहुत ही बड़ा area चाहिए. So the population is too large. So as compared to the population, the area of India is very small. वैसे इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, one of the biggest nation in the world, but as compared to the population हमारा एरिया बहुत छोटा पड़ रहा है. Why? Because इतनी सारी population है, तो इन सारी population को हमें खाना भी तो खिलाना है. So we do not have the enough amount of food production per year to feed the hunger of 1.25 people of India, 1.25 billion people of India. So we need the improvement in the food resources. So what are the food resources? One is the crop management, कि crop production है, agricultural management है. The second one is animal husbandry, कि हम कहीं ना कहीं एनिमल्स में से हम फूड करते हैं. सो देयर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स इन बेसिक लैंग्वेज हम कह सकते हैं. वन इज द वेज, वन अनदर वन इज नॉन वेज. तो ये जो हम बोलते हैं, तो वन इज द एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन, वेयर इज द अनदर वन इज एनिमल हस्बेंड्री. तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं. बट नाउ फॉर एज पर द GSEB 2020 सिलेबस, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन है, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज कम्पेयर टू द अदर टॉपिक. तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है, बिकॉज वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ 1.25 बिलियन पीपल एंड स्टिल काउंटिंग, कि उससे भी ज़्यादा हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है. और इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए जितना लैंड कल्टिवेशन में चाहिए वो ऑलरेडी कल्टिवेटेड है. मोर देन 90% ऑफ द लैंड अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन इज ऑलरेडी कल्टिवेटेड. तो ऑलमोस्ट 100% लैंड यूज हो गया है. सो वी डू नॉट हैव ए एम्प्टी लैंड कि जहाँ पे हम और क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो हमारे पास एक ही जगह बचती है, कि हमारे पास इंडिया में जितनी जगह थी हमने ऑलरेडी उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं. इसीलिए तो जब आप एसएस पढ़ते हो तो उसमें फर्स्ट लाइन अबाउट द इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. तो हमारा कंट्री एग्रीकल्चरल है. सो ऑल ऑफ द लैंड इज बीइंग कल्टिवेटेड. कल्टिवेटेड का मतलब होता है ऑलरेडी इन यूज फॉर द एग्रीकल्चर. तो वहां पे ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड है. So we do not have a more land, but the population goes on increasing. Population तो इंक्रीज होती ही जा रही है, लैंड इंक्रीज नहीं हो रहा है. लैंड इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है. तो हम इन सभी लोगों के लिए खाना कहां से लाएंगे? तो जगह तो है नहीं कि जहां पे हम ग्रो कर सके. सो जहां पे भी खाना ग्रो हो रहा है वहां पे और ज्यादा क्वांटिटी में हम फूड प्रोडक्शन करेंगे. दैट इज द इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज. तो हमारे जितने भी फूड रिसोर्सेज है उसको इंप्रूव करेंगे. जहां पे पर एकड़ अगर हम समझते हैं, पर एकड़ अगर 100 kg ऑफ व्हीट निकल रहे हैं इन 1 acre ऑफ लैंड, अगर 100 kg ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, देन वी विल ट्राई दैट बाय व्हाट मेथड्स वी कैन मेक दैट 100 kg टू 150 kg 200 kg, कि उसमें एक ही एकड़ लैंड में उसका प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जाए, उसमें जो वेट है उसकी क्वालिटी कैसे इंक्रीज किया जाए, वेट का जो सीड होता है उसकी साइज कैसे इंक्रीज की जाए. तो ये सारी चीजें, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कैसे इंक्रीज किया जाए, दैट इज द इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. तो ये चीज आपको करनी है, तो थोड़ा बहुत आपको सराउंडिंग्स भी देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे जब क्रॉप प्रोडक्शन की हम बात करते हैं बेटा, तो ये चीज नहीं हो पा रही है. दिस थिंग इज, हमें पता है कि ये करना चाहिए हमें, बट वी आर नॉट एबल टू डू दैट. कल ही फार्मर्स डे था, इसमें से 90% बच्चों को पता नहीं होगा दैट यस्टरडे वाज फार्मर्स डे. तो हमारे इंडिया में ही फार्मर्स डे है, एंड इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इवन दो वी डू नॉट नो दैट यस्टरडे वाज फार्मर्स डे. और अगर था भी तो हमने क्या उखाड़ लिया? क्लियर? अगर हमें पता भी था तो हमने क्या कर लिया? सो वी डू नॉट रिस्पेक्ट फार्मर्स एज मच एज वी नीड टू डू देम. क्लियर? तो अगर आप कोई ऐसा बोलते हो, आपको कोई अगर हम देते हैं कि जनरल ऑन एन एवरेज जब जॉब की जाए, तो मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूं दैट
अभी तो हमारे इंडिया में चल रहा ही है ना, फार्मर्स मूवमेंट चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि गवर्नमेंट कुछ बिल्स लाए तो उससे फार्मर्स अगेंस्ट है, तो कुछ फार्मर्स उसके सपोर्ट में है, तो कुछ फार्मर्स उसके अगेंस्ट में है। सो दैट इज द थिंग कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसलिए मैं फार्मर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है। बट वाई फार्मर्स आर, कि भाई कुछ फार्मर्स उसके सपोर्ट में है तो कुछ फार्मर्स उसके अगेंस्ट में है। कोई भी फार्मर हो, लेकिन कोई भी फार्मर की हालत अच्छी नहीं है। अगर वो सपोर्ट में हो तो भी ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट हो तो भी ठीक है, बट नन ऑफ द फार्मर इज इन द गुड कंडीशन। कि ऐसा कोई नहीं है कि एक्सट्रीमली रिच फार्मर, कि कोई ऐसा इंसान देखा कि मिलियनर और बिलियनर बन गया बाय फार्मिंग, नो, नहीं देखते हम। उल्टा जब भी फार्मर वर्ड आता है हमारे दिमाग में तो गरीबी ही दिखाई देती है। दूसरी चीज, आप सब में से आपको बोला जाता है कि आप पढ़ोगे लिखोगे बड़ा होगे क्या बनोगे, तो नन ऑफ यू विल चूज द प्रोफेशन ऑफ फार्मिंग। क्या आप ऐसा नहीं बोलोगे सर मैं तो बड़ा होके फार्मर बनूंगा। सो दिस इज द कंडीशन इन दी एग्रीकल्चरल कंट्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन किसी को फार्मर बनना नहीं है। उसका भी रीजन है बेटा, वहां पे हम गलत नहीं होते, कोई ना कोई एक रीजन है। क्या रीजन है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम ध्यान से देखेंगे, हम एक्चुअल फैक्ट्स पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, देन एंड देन वी विल स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 15। क्लियर? क्यों ऐसा होता है देखते हैं। सपोज 50 ईयर्स अगो, अगर हम 50 ईयर्स पहले की बात करें बेटा, तो 50 ईयर्स पहले सपोज 1 kg वीट का प्राइस था, 1 kg वीट का प्राइस था 0.5 रुपीज। क्लियर? कितना था? 0.5 रुपये में आपको 1 kg वीट मिलता था। 50 ईयर्स, 50 साल पहले की बात करें, आपके दादा के जमाने में। क्लियर? नॉट फादर, आपके दादा के जमाने में बात करें तो इट इज 1 kg ऑफ राइस को आपको जनरली 0.5 रुपीज आपकी बात करें तो वहां पे आपको 50 ईयर्स पहले मिल रहा था। समझ में आया? तो ये चीज हम कोई भी जगह पे हम कहते हैं कि 1 kg वीट को किसी का भी आप दाम लगा सकते हो। आप अपने दादा को पूछ सकते हो कि आप अपने जमाने में, मतलब आपको जब खरीदने जाते थे 50 to 60 ईयर्स बैक, तो आपको कोई वीट राइस या कितने पैसे में मिलता था, तो आप उसे नोट करो। आप उसे नोट करो कि लिख दो, चलो कि हाँ चलो इतने में मिलता था। मैंने भी अप्रोक्सीमेटली लिखा है क्योंकि मैं भी 50 साल पहले नहीं था। तो चलो 0.5 रुपीज में आपको 1 kg मिलता था। नाउ अगर मैं आज की बात करूं तो सपोज हम कहते हैं कि 1 kg वीट आपको मिल रहा है 30 रुपीज में। कितने में मिल रहा है बेटा? 30 रुपीज में आपको मिल रहा है 1 kg। लेते हैं, वैसे इतना होता नहीं है, मैंने तो ज्यादा ही लिख दिया है, लेकिन चलो हम ले लेते कि 30 kg में आपको 30 रुपीज में 1 kg वेट मिल रहा है। सो कितना डिफरेंस आया? सो इट इज अबाउट 60 टाइम्स। कितना डिफरेंस आया? 60 टाइम्स। कि हमारा प्राइस राइज कितना हुआ? 60 टाइम्स प्राइस राइज हुआ। कितने टाइम्स बेटा? 60 टाइम्स। कि पहले जो चीज थी अभी का उसका दाम कितना है? 60 टाइम्स मोर देन दैट। कितना टाइम्स बेटा? 60 टाइम्स। 60 टाइम्स। तो 60 टाइम्स वहां पे मिल रहा है बेटा। क्लियर इतना? श्योर? तो अभी यहां पे हम बात करते हैं 50 साल पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे टीचर्स की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स की, प्राइवेट टीचर्स छोड़ो, गवर्नमेंट टीचर्स की अगर हम बात करें तो 50 ईयर्स पहले अगर उनकी सैलरी 12 रुपीज पर मंथ थी, 12 रुपीज पर मंथ, आज वो टीचर की सैलरी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज पहुंच गई है। कितनी? 1 लाख रुपीज पर मंथ। क्लियर? कितना बढ़ गया बेटा? 1 रुपीज पर मंथ। अगर मैं यहां पे 100 रुपीज कर देता हूं, कितना कर लेता हूं? 100 रुपीज पर मंथ, तो यहां पे भी हुआ 1000 टाइम्स मोर। कितना हुआ? अगर 50 साल पहले मैं 100 रुपीज पर मंथ ले लेता हूं तो आज 1 लाख हो गया, तो कितना हुआ? 1000 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ। कितने टाइम्स बेटा? 1000 टाइम्स। पता चला? वापिस एक बार कि 50 साल पहले अगर वीट का आपका प्राइस था 0.5 रुपीज पर केजी, तो आज है 30 रुपीज पर केजी। तो कितना इंक्रीज हुआ प्राइस? 60 टाइम्स। कितना प्राइस इंक्रीज हुआ? 60 टाइम्स। 50 साल पहले अगर कोई गवर्नमेंट टीचर की हम सैलरी देखें, दैट वाज 100 रुपीज पर मंथ। 50 साल पहले 100 रुपीज पर मंथ ज्यादा होता था। आज अगर हम देखें तो इट इज ऑलमोस्ट टचिंग टू दी
1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ। क्लियर? आप अगर कोई ऑन एन एवरेज कोई मतलब कोई दूसरे टीचर्स के बारे में बात करें तो उनका भी मिनिमम 35,000 तक तो पहुंचता ही है। कितना बेटा? 35,000, बराबर। तो मतलब वो भी 350 टाइम्स तो हो ही गया ना। कितना हुआ बेटा? 350 टाइम्स। तो दूसरी हर एक एम्प्लॉयमेंट में, दूसरे हर एक प्रोफेशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है पैसों का? 350 टाइम्स। अगर मैं पहले का टीचर था और आज भी मैं गवर्नमेंट टीचर हूं तो मेरी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 350 टाइम्स। पहले अगर मैं वीट लेता था तो आज मुझे वीट कितने में मिल रहा है? सिर्फ 60 टाइम्स। तो जब भी कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात होती है, जब भी कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात होती है बेटा, तो उसमें प्राइस राइज उतना ज्यादा हुआ नहीं है। लेकिन बाकी कोई भी प्रोफेशन के बारे में बात करो, बाकी कोई भी प्रोफेशन में बात करो, मिनिमम 300 to 350 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है पैसों का। अगर आपका कोई और प्रोफेशन था तो आपको उस जमाने के हिसाब से आज 300 टाइम्स टू 350 टाइम्स मोर पैसा मिल रहा है। लेकिन फार्मर्स वहां के थे, अभी के फार्मर्स को कितना मिल रहा है? 60 to 70 टाइम्स, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम 60 to 70 टाइम्स मिल रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। तो गैप समझ में आ रहा है? गैप समझ में आ रहा है? मैं आपको समझा रहा हूं कि आज अगर मैं आज चलो कोई एक इंसान ले लेते हैं विपुल, क्लियर, और दूसरा है कोई आदित्य। दोनों का एक प्रोफेशन है। एक कोई फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो विपुल है उसे हम प्लम्बर बनाते हैं, विपुल प्लम्बर है, और आदित्य जो है, आदित्य एक टीचर है। चलो आदित्य टीचर है, विपुल प्लम्बर है। तो अगर विपुल है आज 150 कमा रहा है और आदित्य है आज 500 कमा रहा है। आज समझते हैं कि भाई अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से कि भाई विपुल है 150 कमा रहा है, आदित्य 500 कमा रहा है। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि विपुल 150 कमा रहा है, आदित्य 500, क्योंकि विपुल प्लम्बर है, आदित्य टीचर है, तो टीचर की थोड़ी सी सैलरी हम इंक्रीज करते हैं, विपुल प्लम्बर है तो थोड़ा सा 150 मिल रहा है। आफ्टर 10 ईयर्स विपुल जो है वो कमा रहा है 600 रुपीज, और आफ्टर 10 ईयर्स आदित्य कमा रहा है 2000 रुपीज। कितना? 2000। 150 into 4 दैट इज 600। तो कितना टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। यहां पे 500 into 4 दैट इज 2000। कितना इंक्रीमेंट हुआ? 4 टाइम्स। कितना इंक्रीमेंट हुआ बेटा? 4 टाइम्स। तो मतलब वहां पे दोनों की जो सैलरी है इक्वली इंक्रीज हुई है। वो तो ऑब्वियस है कि सभी प्रोफेशन का इनकम इक्वल नहीं होगा, सभी प्रोफेशन का इनकम इक्वल नहीं होगा। वो तो सही है कि जितना डॉक्टर को मिलता है उतना प्लम्बर को नहीं मिल सकता, जितना डॉक्टर को मिल रहा है उतना कोई दूसरे प्रोफेशन को नहीं मिल सकता, जितना इंजीनियर्स कमा रहे हैं उतना कोई तीसरा प्रोफेशन नहीं कमाएगा। तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है कि फार्मर्स कुछ अलग कमा रहे, टीचर्स कुछ अलग कमा रहे थे। लेकिन अगर हम देखें कि आफ्टर एक इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, अगर उनकी सैलरी इंक्रीज हो रही है तो इक्वली इंक्रीज होनी चाहिए। इसका 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो इसका भी 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। समझ में आया कि भाई ये अभी भी विपुल देखो कम ही कमा रहा है, दैट इज 600, आदित्य ज्यादा कमा रहा है 2000। समझ में आया? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इनकी विपुल की सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए। वो तो अपने अपने प्रोफेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एजुकेशन के हिसाब से लोग कमाएंगे। लेकिन इसका भी अगर 10 साल में 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है तो आदित्य का भी 4 टाइम्स ही होना चाहिए। पता चला? लेकिन यहां पे देखते हैं कि फार्मर्स के लिए कितना इंक्रीमेंट हुआ? 60 to 70 टाइम्स। लेकिन कोई भी प्रोफेशन के लिए कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 300 to 350 टाइम्स। 300 to 350 टाइम्स। समझ में आया? क्लियर? आपने सुना होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट टीचर्स है, उनको पगार पंच मिलता है। पगार मंच यानी कोई एक ऐसा होता है कि आफ्टर दिस मच ईयर्स ऑफ सर्विस आपका सैलरी इंक्रीज होगा, उसे पगार पंच बोलते हैं। क्लियर? तो वो एक सिंपल सी चीज़ होती है कि आफ्टर दिस मेनी ईयर्स पगार पंच, तो पगार पंच 7 तक पहुंच गए, 7 ऐसे पगार पंच आ गए कि 7 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गया है। तो अभी के जो टीचर्स हैं उनको 7वें पगार पंच के हिसाब से सैलरी मिलती है।
किसके हिसाब से मिलती है? 7th पगार पंच के हिसाब से सैलरी मिलती है। समझ में आया? याद रखना ऐसा कि कौन सा पगार पंच? 7th के हिसाब से। यहाँ पे देखते हैं कि अभी दिक्कत क्या है, वो समझ में आ गई ना कि फार्मर्स को कम मिल रहा है, दूसरे कोई भी एम्प्लॉयमेंट में, कोई भी प्रोफेशन में इंक्रीमेंट ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए कभी फार्मर्स मिलियनर्स बिलियनर्स नहीं मिल रहे। लेकिन कोई ना कोई भी देखो, कोई प्लम्बर हाँ बड़ा बन सकता है, क्यों? प्लम्बर ने अपना काम बढ़ाया, वो पाइप्स बेचने लगा, उसकी टीवी में एड्स आने लगी, है ना। कोई दूसरा था, कोई छोटा सा पैकेट बेच रहा था, कोई नाश्ता वास्ता बेच रहा था, उसमें से बड़ा बालाजी बन गया, है ना। कोई कपड़े धोने का साबुन बेच रहा था, उसमें से बड़ा सा निरमा बन गया। क्लियर? तो बड़ी फैक्ट्रीज वो सभी जगह पे वो स्कोप है, लेकिन फार्मिंग में उतना अच्छा स्कोप नहीं है क्योंकि वो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। क्लियर? नाउ गवर्नमेंट को एक प्रपोजल देते हम। क्लियर? कोई भी गवर्नमेंट को, हमें यहाँ पे कोई पॉलिटिकली आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन कोई गवर्नमेंट है उनको हम बढ़ाते हैं कि अगर ये 60 टाइम्स है कि आज है ये 30 रुपीज़ में मिल रहा है, तो हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि इसको आप बढ़ाओ, इसके हिसाब से खरीदना स्टार्ट करो। मतलब 5 टाइम्स इंक्रीमेंट होना चाहिए। कितनी टाइम्स बेटा? 5 टाइम्स, क्योंकि ये 60 है, 300 टाइम्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो ये जो 30 रुपीज़ है उसकी जगह फार्मर को मिलने चाहिए 150 रुपीज़। कितने मिलने चाहिए बेटा? 150 रुपीज़। जो 1 kg का 30 रुपीज़ मिल रहा है उसकी जगह उसको कितना मिलना चाहिए? 150 रुपीज़ मिलना चाहिए। तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, सोचो क्या दिक्कत है कि कितना सारा वीट चाहिए, कितने सारे ग्रेन्स होते, कितने सारे सीरियल्स होते, इन सब में अगर इस तरीके से हम प्राइस राइज करेंगे तो इतना सारा पैसा गवर्नमेंट लाएगी कहाँ से? क्लियर? ये अगर आपको करना है ना बेटा, अगर ये चीज़ आपको इंक्रीज करनी है ना, इस तरीके से प्राइस देना है, देन ऑलमोस्ट 12 to 15 लाख करोड़ चाहिए। कितने? 12 to 15 लाख करोड़। 10-15 करोड़ नहीं, 10-15 लाख करोड़ चाहिए। 10-15 लाख करोड़ चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं 10-15 लाख करोड़ बनाना चाहता हूं तो किस तरीके से बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7, इससे भी ज्यादा मनी चाहिए। सो दिस इज ए वन ऑफ द बहुत ही बड़ा फिगर है, ये बहुत ही बड़ा फिगर है। तो इतने सारे पैसे गवर्नमेंट लाएगी कहाँ से? इतने सारे पैसे गवर्नमेंट लाएगी कहाँ से, वो हमारे लिए दिक्कत है। क्लियर? तो इसलिए गवर्नमेंट दे नहीं पाती है। लेकिन उसका एक और आपको मैं सच बताना चाहता हूँ कि थिंग वो है कि जब हमने गवर्नमेंट ने 7th पगार पंच वहाँ पे शुरू किया, 7th पगार पंच शुरू किया, तो जब 6th वाले थे उसमें से उनको 7th मिला। जो 6th में जो टीचर्स थे ऑलरेडी 1 लाख तक की उनकी सैलरी पहुंच गई थी, अभी मोर देन 1 लाख पहुंच गई है। तो मतलब 6 से जब 7th पगार पंच उनको लागू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है, जब उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसे मिलने स्टार्ट होंगे तो पैसे इंक्रीज होंगे ना। कि आज मैं अगर एम्प्लॉय हूँ तो मुझे कोई 10,000 रुपये दे रहा है, अगर 7वां पगार पंच हो रहा है तो मुझे 15,000 मिल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 5,000 का खर्च हुआ गवर्नमेंट को। पहले गवर्नमेंट मुझे 10 दे रहे थे, अभी गवर्नमेंट मुझे 15 दे रहे, तो एक्स्ट्रा 5,000 कहाँ से लाएंगे? उनकी ट्रेजरी से कम होंगे। अगर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो 7th पगार पंच है, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो 7th पगार पंच का जो टोटल किया जाए, देन इट इज फार 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 बिगर। वो कितना खर्च होता है? इससे तो 100s ऑफ टाइम्स बड़ा, मतलब 10s ऑफ टाइम्स बड़ा होता है। ये फिगर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये फिगर उसके सामने कुछ भी नहीं है। समझ में आया? क्लियर? पता चला? श्योर? तो वही तो दिक्कत है कि ना तो गवर्नमेंट देना चाहती है, ना तो गवर्नमेंट दे पा रही है। सो देयर इज द रीजन। आज हम कोई भी, हमने बोला ना कि पॉलिटिकल इश्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आज गवर्नमेंट ये है, इससे पहले कोई दूसरी गवर्नमेंट थी तो ना तो उन्होंने दिया है, ना तो ये गवर्नमेंट फार्मर्स की केयर कर रहे हैं। सो द अल्टीमेट ट्रूथ इज कि फार्मर्स को ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है उनकी इनकम इंक्रीज करने के लिए। इसीलिए आज ऐसा रीज़न है कि फार्मर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स करता है। इसीलिए आज वो रीज़न है कि आप इतने सारे बच्चे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं बट नन ऑफ यू आर विलिंग टू बिकम ए फार्मर, क्योंकि पता है कि उसमें मेहनत ज़्यादा रहती है, खामखा मेहनत ज़्यादा रहती है। आज अगर मैं मेरे टीचिंग प्रोफेशन में उतनी ज़्यादा मेहनत करूँ तो मेरी बहुत ही सक्सेसफुल रहूँगा मैं, लेकिन उतनी ही मेहनत अगर कोई फार्मर करते हैं तो उतनी मेहनत का उनका कोई भी बेनिफिट उनको मिलता
नहीं है। सो वी आर नॉट विलिंग टू बिकम ए फार्मर। तो मैं आप सबको इतना बड़ा भाषण क्यों दिया? बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू बिकम ए फार्मर, नन ऑफ देम, कि आपको क्या बनना है वो आप ही चूज करेंगे। बट इन द फ्यूचर आप कोई ना कोई ऐसी पोजीशन पे जरूर रहेंगे जहां से आप फार्मर्स को देख सकते हो कि उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। सो एट दैट टाइम यू शुड रिमेंबर दैट कि फार्मर्स के साथ क्या गलत हो रहा है, एंड इफ यू आर इन द पावर तो आप इतना तो सही से कर ही सको कि उनको सही दाम मिल सके। क्लियर? बाकी ये सारे प्रोटेस्ट वोटेस्ट तो अपनी जगह पे हैं, कुछ को पसंद है, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज है इसलिए वहाँ पे चल रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमें जो पता है कि गलत क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें गलत हो रही है कि सभी लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, दूसरे लोगों को पैसे देने के लिए सभी के पास पैसे होते हैं, लेकिन फार्मर्स को देने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है। हमारा खुद का ही देखो, हम 60 रुपीज़ पर लीटर की एक पेप्सी की या कोका कोला की बोतल खरीदते हैं तो उसमें कभी हम 55 रुपीज़ नहीं देते हैं। 5 रुपीज़ कभी भी वो चला भी नहीं लेगा दुकान वाला, वो उल्टा तो 5 रुपये ज़्यादा लेता है उसको ठंडा करने का। उल्टा बोतल में लिखा होता है कि इसको ठंडा करके ही बेचना है और उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने, फिर भी दुकान वाला 5-10 रुपये ज़्यादा लेता है और हम दे भी देते हैं। बट वेनएवर हम 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये की सब्जी खरीदने जाते हैं, वहाँ पे 5 रुपये का बार्गेनिंग, 10 रुपये का बार्गेनिंग करते हैं, उसको बेचारे को मुंह बिगाड़ते हुए भी देना पड़ता है। अगर हम उससे कम में खरीदेंगे तो वो फार्मर से और भी ज़्यादा कम में खरीदेगा, और वहीं तो दिक्कत है कि ये प्राइस राइज नहीं हो पा रहा है, ये प्राइस राइज नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज द थिंग, ये चीज़ आप देखो, द फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर नंबर 15, उसमें थोड़े बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स दिए हुए कि हमारा पॉपुलेशन है, हमें किस तरीके से प्रोडक्शन को ग्रो करना चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग। तो अगर आपको क्रॉप, अभी हम चैप्टर पे वापस आते हैं, ये तो पूरा ओवरव्यू था चैप्टर का, वाई इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड, बिकॉज उनको कोई एक्सटर्नल मदद तो मिल ही नहीं रही है, नॉट इवन वी आर हेल्पिंग। हम भी उल्टा बार्गेनिंग करते हैं फार्मिंग प्रोडक्ट्स के लिए। कभी पिज़्ज़ा खरीदने जाते हैं तो पिज़्ज़ा खाते हैं तो 600 रुपये का पिज़्ज़ा आता है तो दे देते फटाक से, उल्टा टिप भी छोड़ के आते हैं। वहाँ पे बार्गेनिंग हमें नहीं सूझता है। लेकिन जब 15 रुपये का करने जाओ तो वो चीज़ आती है। गाजर का हलवा खाना है आपको, कौन सा गाजर हलवा खाना है आपको बेटा, तो आपके मदर किसका इंतज़ार करते हैं? गाजर के सस्ते होने का। गाजर का हलवा भी आपको थोड़ा सा खाना है, उसमें सबसे ज़्यादा महंगा तो घी लगता है। इवन दो आपके मदर किसका इंतज़ार करते हैं? गाजर के सस्ते होने का। तो जब तक कैरोट सस्ते नहीं होते तब तक गाजर हलवा घर में बनता नहीं है, तो तब तक हलवा ही नहीं बनेगा। तो फिर जब अच्छे दाम थे तब तो आपने फार्मर्स को दिया नहीं, जब लो प्राइस है तब आप फार्मर्स से खरीद रहे हो, तो फार्मर्स को क्या मिला? ठेंगा। और ये कितने दाम है जो आपके पेरेंट्स इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अभी आपके पेरेंट्स की गलती नहीं, ये उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है, लेकिन आपको वो माइंडसेट चेंज करना है। आप भी अगर वही चीज दोहराएंगे तो फिर वो गलत होगा, गलत नहीं बहुत गलत होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स को कोई ऐसा लेक्चर नहीं मिला होगा। क्लियर? उनको पता नहीं है कि वो क्या गलत कर रहा है, लेकिन आपको जरूर पता है कि क्या गलत हो रहा है। क्लियर? सो दिस आर द फैक्ट्स जो हम बात कर रहे हैं। हमारे घर पे सॉस बनता है, सॉस भी कब बनेगा? घर पे भी बहुत सारे लोग सॉस बनाते हैं। सॉस कब बनेगा? जब टमाटर सस्ते होते हैं, है ना। जब टोमेटो सस्ते होंगे तभी तो हम सॉस बनाते हैं। तो कभी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ हमेशा फार्मिंग की जो भी लेते हो सस्ती दामों पे लेते हैं। क्लियर? जब भी रेस्टोरेंट में खाना जाना हो तो सस्ता वाला नहीं चूज करते, हम महंगा वाला चूज करते हैं। सो दिस इज द माइंडसेट, दिस इज द माइंडसेट। जब फार्मिंग की बात आती है तो हम सस्ता ही चूज करते हैं। हम पे करने के लिए एलिजिबल है कि उतने तो हम आराम से पैसे दे सकते हैं, इवन दो वी बार्गेन, इवन दो हम उसके दाम कम करवाते हैं, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पैसे बचाने हैं वो कहीं और जगह पे बचाने हैं, लेकिन हम किसी और के पैसे लूट लेते हैं। ये टोटली लूटिंग होता है बेटा। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते वी आर बार्गेनिंग और वी आर मेंटेनिंग दी बैलेंस ऑफ मनी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, टोटल लूट कर रहे हैं हम, है ना। फार्मर्स को हम लूट रहे हैं, खुल्लम खुल्ला लूट रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। जब भी आपको एक पोजीशन पे हो तब ये नहीं करना है। So now we know that we need to improve the food resources. Now the farmers need to improve the food requirements, food resources. तो कैसे करेंगे? So the basic fundas goes there कि आपको कौन से सीजन के अकॉर्डिंगली करना है। फूड रिसोर्सेज आपको इंप्रूव करने हैं, लेकिन उससे के लिए आपको अगर आप फॉर एग्जांपल यू वांट टू ग्रो कॉटन,
यू वांट टू ग्रो दी कॉटन, इफ यू आर ए फार्मर, आई एम ए फार्मर एंड आई वांट टू ग्रो ए कॉटन, तो पहले मैं चूज करूंगा कि मुझे कौन सी लैंड है, मेरी सॉइल कौन सी है। रेड सॉइल है तो कॉटन ग्रो नहीं करना चाहिए, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। तो पहले ब्लैक सॉइल है, देन एंड देन आई कैन चूज दी कॉटन, तो ही प्रोडक्शन अच्छा आएगा, इंप्रूवमेंट होगा। क्लियर? तो सॉइल कोई दूसरे टाइप की है, उसमें न्यूट्रिशंस कुछ अलग टाइप के है, मैंने प्लांट कोई दूसरा डाल दिया वहां पे, तो प्रोडक्शन मिलेगा नहीं। सो द फर्स्ट थिंग इज सॉइल, द फर्स्ट थिंग इज सॉइल। अकॉर्डिंग टू द सॉइल वी आर चूजिंग द क्रॉप। नाउ आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द सॉइल, कि सिलेक्ट तो नहीं करना है, जो सॉइल हमारे पास है वो हमने तय कर लिया कि दिस इज द टाइप ऑफ ए सॉइल। देन आफ्टर द सॉइल वी नीड टू चेक द क्लाइमेटिक कंडीशंस, कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है। एज पर द इंडिया हमारे पास दो तरीके के सीजन होते हैं, एक खारिफ एंड राबी, है ना। तो जनरली एक रेनी सीजन, एक विंटर सीजन होता है। हम समर में कुछ ग्रो नहीं करते क्योंकि हीट उतनी ज्यादा होती है, पानी उतना कम होता है कि कोई भी प्लांट वहां पे ग्रो कर पाता नहीं है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ crops according to the season. One is kharif crops, another is rabi crops. Kharif crops are the crops which are grown in the rainy season. Rainy season is from June to October. June to October जो होता है उसे हम rainy season kharif crops कहते हैं, उसमें जो crops grow होता है। Another one is rabi. Rabi is from नवंबर, अक्टूबर खत्म हुआ खारिफ का, तो नवंबर से लेके अप्रैल तक, नवंबर से लेके अप्रैल तक, मई में हम कुछ नहीं करते, मई में हम वेकेशन रखते हैं। तो फार्मर्स का वेकेशन तो नहीं होता, उनको मई में भी काम होता है, लेकिन सिर्फ क्रॉप नहीं ग्रो करेंगे वहां पे। क्लियर? तो फार्मर्स कभी वैसे फ्री तो होते ही नहीं है, दे वर्क मोर देन 18 आवर्स पर डे एंड इवन दो पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो तो भावुक होना बनता ही है। बट आफ्टर चूजिंग द खारिफ एंड राबी क्रॉप्स, उसमें से कौन सा क्रॉप है अकॉर्डिंग टू द सीजन हम चूज करेंगे। नाउ व्हाट आर द न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉटन करना है, तो मुझे कॉटन के सीड्स अच्छे चाहिए। कॉटन के सीड्स होने के बाद मुझे उसे मैन्योरिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, दैट वो चेक करना पड़ेगा। उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, पानी देना पड़ेगा। अगर कॉटन मैंने बना लिया, अच्छे से ग्रो भी हो गया, सारी चीजें अच्छी की, तो वहां पे स्टोरेज आता है। तो दीज आर द फैक्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। दिस आर द फैक्टर्स कि भाई कौन सा क्रॉप है, कौन सा सीजन है, कौन सा सॉइल है, कौन से तरीके के सीड्स है, व्हाट आर दी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, व्हाट आर द न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड, मैन्योरिंग, फर्टिलाइजर्स एज वेल एज स्टोरेज और इन बिटवीन इरिगेशन। तो ये सारी टेक्निक्स हम सीखेंगे, बट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। फर्स्ट पेज आपको पढ़ना है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 15 एंड इन दैट फर्स्ट पेज मिनिमम 20 पॉइंट्स आपको बनाने हैं। तो 20 पॉइंट्स आपको लिखो और ये जो सारे फैक्ट्स है वो गूगल में से या तो फिर न्यूज़ चैनल में से कहीं ना कहीं चेक करो। अपने दादा को पूछो कि भाई, आपको पता होगा ना कि भाई दादा बोलेंगे कि हाँ 50 साल पहले 1 केजी वीट का प्राइस इतना था और आज कितना है, तो आप टाइम देखोगे 50 साल में इतना चेंज हुआ है। फिर आप ये चेक करने जाओ, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 50 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको पूछोगे 50 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी, आज आपकी सैलरी कितनी है, उस हिसाब से उसका टोटल लगाओ। तो देखो क्या इक्वली आ रहा है। अगर इस तरीके से दोनों कि भाई 150 का 600 4 टाइम्स, 500 का 2000 4 टाइम्स, अगर टाइम्स ये इक्वल होता है तो सही है। देखो एक 60 टाइम्स हो रहा है, एक मोर देन 350 तो 300 टाइम्स हो रहा है, तो दैट इज नॉट इक्वल, दैट इज नॉट इक्वल, तो नहीं चलेगा। तो आपका विजन क्लियर होगा कि क्यों फार्मर्स की इतनी बुरी हालत है। क्लियर? थैंक यू बेटा।